वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th एसएस में चैप्टर 8 फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। अब ये चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किसने बनाया, किस टाइम पे बना और ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब के एक सिस्टमैटिक कलेक्शन, किसका? किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिसके बेस पे कंट्री को रन किया जाता है, मतलब जिसके बेस पे कंट्री एग्जिस्ट करती है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी कंट्री में नहीं होगा तो उसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे कंट्री पे? नो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, कोई भी रूल नहीं होगा। रूल होगा ही नहीं तो लोग फॉलो क्यों करेंगे? मतलब कोई भी किसी का भी मर्डर कर देगा, कोई भी कहीं पे भी चोरी कर देगा। ओके, कभी भी कोई भी गलत काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि कंट्री में कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन होना किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे तो क्या होगा? जो वहां के सिटीजन्स है वो अंडर कंट्रोल रहेंगे, जिसकी वजह से कोई गलत काम करने से डरेगा कि अगर मैंने गलत काम किया तो मुझे सजा मिलेगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। ओके, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 25th March 1946 handed the duty to the cabinet mission of 3 members to find a solution to the question of India's independence। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अब इंडिया को इंडिपेंडेंस देना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने 25 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को ये क्वेश्चन किया कि इंडिया को अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आओ। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। ओके, मतलब इंडिया को अगर इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आओ, एक हल निकालो जिसकी वजह से इंडिया इंडिपेंडेंट बन सके। On the basis of recommendations of the cabinet mission, the Constituent Assembly was constituted and the structure of the constitution was decided। अब कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसने क्या किया? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 385 मेंबर्स थे। ओके, ये 1 लाइन आंसर्स में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। Constituent Assembly comprised 385 members in which various members from different religion, caste, gender and people from various geographical diversification, political representatives and experts from various sectors was included। मतलब ये जो 385 मेंबर्स थे वो अलग अलग कास्ट के थे, अलग रिलीजन के थे, अलग अलग इनको एक्सपीरियंस थे, अलग क्वालिफिकेशंस थे, अलग जेंडर्स थे। ओके, मतलब रहते भी बहुत अलग अलग जगह पे थे, मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं। ओके, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, एचपी मोदी, एचवी कामनाथ, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी एक्सेट्रा and women representatives Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit etc. were the members of Constituent Assembly। मेल मेंबर्स में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऐसे बहुत सारे मेल मेंबर्स और
फीमेल मेंबर्स की बात करें तो सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे बहुत सारे फीमेल मेंबर्स भी थे जो किसका पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओके, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, फिर उसके बाद क्या किया गया, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप के अंडर, चेयरमैनशिप मतलब लीडरशिप भी बोल सकते हो आप, मतलब एक कमेटी फॉर्म की गई जिसमें क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाने का काम शुरू किया गया। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितने सेशंस हुए थे, सेशंस मतलब क्या, मीटिंग बोल सकते हो, 166 सेशंस, और टाइम कितना लगा, 2 years 11 months and 17 days, मतलब अबाउट 3 years लग गए हमें कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था तब 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडिसेस थे। ओके, और जब उसमें अमेंडमेंट हुए, अमेंडमेंट यहां पे आपको दिया हुआ होगा वो वर्ड AMMENDMENTS, अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट मतलब के चेंज, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स में रेगुलेशंस में जो चेंज आए उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, 395 आर्टिकल्स हो गए, पूरे 100 आर्टिकल्स बढ़ गए और 9 अपेंडिसेस हुए, एक अपेंडिस बढ़ गया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 26 नवंबर को 1949 को क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने मिलकर बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया। कौन सी कमेटी ने बनाया था, भीमराव अंबेडकर ने जो कमेटी सिलेक्ट की थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वही कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे प्रेजेंट किया गया। ओके, मतलब यही बात हो गई, समझ लो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो टीचर है। ओके, और जो भीमराव अंबेडकर ने जो कमेटी बनाई, भीमराव अंबेडकर खुद एक स्टूडेंट है, किस टीचर के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नामक एक टीचर के, और उन्होंने कुछ और स्टूडेंट्स ढूंढे और एक कमेटी बना दी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि टीचर ने भीमराव अंबेडकर स्टूडेंट को एक ऐसी कमेटी बनाने के लिए बोला जो उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तो उन्होंने वो कमेटी बनाई, वो ग्रुप बनाया और फिर वो प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। प्रोजेक्ट का काम करने में कितना टाइम लग गया, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। कितनी मीटिंग्स हुई उनकी, 166 मीटिंग्स हुई। ओके, अब फाइनली अब प्रोजेक्ट बन तो गया है, लेकिन प्रोजेक्ट सबमिट किसको करना है, आप स्टूडेंट हो, आप अपना प्रोजेक्ट किसको सबमिट करोगे, टीचर को। तो यहां पे भी वही हुआ, जो प्रोजेक्ट था वो टीचर को यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 26 नवंबर 1949 एग्जैक्टली सबमिशन डेट पे उन लोगों ने सबमिट कर दिया। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक नेशन, ये हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आया था। अब ये दो अलग कंसेप्ट्स है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, जो कमिटी है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि वहां पे क्या किया था, सिर्फ प्रेजेंट किया था कि भाई आप चेक करो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया है वो सही है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो असेंबली है, ये जो असेंबली है इसने क्या किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेक किया कि भाई इसमें रूल्स बराबर है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी हमको एक्ट्स लिखने थे, आर्टिकल्स लिखने थे, अपेंडिसेस लिखने थे, वो क्या बराबर है, वो जो असेंबली है उसने चेक किया। फिर उसके बाद चेक करने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा कि हाँ इट इज परफेक्ट, तो उसने क्या किया, 26 जनवरी 1950, कितना टाइम हुआ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियली
एग्जिस्टेंस में ला दिया। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को कब प्रेजेंट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन जब ऐसा पूछे कि व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो आप क्या आंसर लिखोगे? 26 जनवरी 1950। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? जो 4 लायंस, आप शायद अभी जो नोट्स आती है पुरानी नोट्स में 4 लायन फेसेस छपे हुए होते थे, जो 4 लायंस बोलते हैं, 4 लायंस जो चारों दिशाओं में देखते हैं। ओके, वैसा एक जो सिंबल था वो नेशनल एम्बलम माना गया। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मतलब कि जो सच्चा होता है वही जीतता है, मतलब सच की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब सच की ही जीत होती है। तो ये जो स्लोगन था उसे नेशनल स्लोगन बना दिया गया। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीएम्बल कौन सी चीज है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अब जैसे आप अपनी नोटबुक खोलते हो, नोटबुक का पहला पेज क्या होता है? आपका इंडेक्स, जहां पे आप अपना नाम लिखते हो, स्टैंडर्ड लिखते हो, सेक्शन लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, रोल नंबर लिखते हो। ओके, फिर उसके बाद आप नीचे इंडेक्स जो होता है वो इंडेक्स देखते हो। तो ये तो हो गया आपकी नोटबुक का पहला पेज। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज होता है उसे प्रीएम्बल कहते हैं। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है उसे प्रीएम्बल कहते हैं। और प्रीएम्बल भी 1976 तक चेंज नहीं किया गया। 1976 तक जैसा प्रीएम्बल ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कमेटी ने बनाया था, वैसा का वैसा डिटो चलता आ रहा था। लेकिन 1976 में ये 4 वर्ड्स ऐड हुए। आप देख सकते हो प्रीएम्बल आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57 पे दिया हुआ है। ये जो पेज है ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, इसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। अब ये प्रीएम्बल 1976 तक अनचेंज्ड रहा, वैसा का वैसा ही रहा। फिर उसमें 4 वर्ड्स ऐड हुए। कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन आएगा इधर। मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये 4 जो है वर्ड्स उसमें ऐड हो गए 1976 में। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, मतलब हमें क्या बताता है, तो उसका आंसर आएगा फ्रेमर्स साइके। फ्रेमर्स साइके। यहां पे देखो आपको सेंटेंस भी दिया होगा, प्रीएम्बल टॉपिक का लास्ट सेंटेंस पेज नंबर 58 पे। द प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स साइके, मतलब जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उनकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब हम प्रीएम्बल को देख के साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उनकी कैसी सोच रही होगी। ओके, तो यहां पे हमारा प्रीएम्बल खत्म होता है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल और पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल पढ़ेंगे। सो गाइस, हमने प्रीएम्बल तो देख लिया, लेकिन प्रीएम्बल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है वैसे ही प्रीएम्बल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल रीड करते हैं। The preamble as a soul of the constitution is also an important necessity. To understand the framing of any law or its interpretation, preamble gives proper guidance. अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए नेसेसरी है, लेकिन प्रीएम्बल जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह माना जाता है। ओके, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा अगर हम कहें तो वो प्रीएम्बल है। ओके, तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जितना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? प्रीएम्बल को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रूल किस तरह होना चाहिए। ओके, जैसे यहां लिखा है टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ और इट्स इंटरप्रिटेशन।
वो मतलब कोई भी लॉ है वो कैसे बना है और उसे इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है, मतलब समझा कैसे जा सकता है, उसको अगर हमें ऐसी कुछ अगर हमें जानना हो तो वो किसके थ्रू हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल के थ्रू। प्रियम्बल द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का दूसरा नाम द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ एनी लॉ, प्रियम्बल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब कोई भी लॉ क्यों बना, वो लॉ के पीछे पॉलिसी क्या है, वो सब अगर हमें समझना हो तो प्रियम्बल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The preamble is a useful tool to avoid the trouble in the interpretation of constitution। मतलब के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को गलत ना समझ बैठे, इसलिए प्रियम्बल काम आता है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर हम कहें तो एक समरी, अगर हम कहें तो शायद समरी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की समरी कहें तो वो प्रियम्बल है। ओके, व्हेन एनी एम्बिग्युइटी और ऑब्सक्योर डिटेल्स इन लॉ अराइजेस, प्रियम्बल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लॉ। जब लॉ में कुछ कंफ्यूजन अराइज होता है, कुछ क्या बोलते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज होती है, तब प्रियम्बल हमें काम आता है। प्रियम्बल हमारी हेल्प करता है किसी भी लॉ को समझने में, किसी भी लॉ को इजीली अगर एक्सप्लेन करे तो वो प्रियम्बल। Thus, preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional law। ये जो सेंटेंस है वो बहुत सारे टीचर्स एग्जाम में पूछते हैं। पहले एक सेंटेंस लिख देंगे, प्रियम्बल सर्व्स एज अ कंपास फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर लिखेंगे एक्सप्लेन, मतलब आपको वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना होगा, तो उसमें भी आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल लिख सकते हैं। Preamble in its national unity, integrity and in the standard crest of brotherhood among citizens who are having noble sentiments and ideals। अब लोगों के जो सेंटिमेंट्स मतलब के भावनाएं, आइडियल्स मतलब कि उनकी आइडियोलॉजी, वो सब, और उनका जो भाईचारा है, भाईचारा मतलब के जैसे हम प्लेज में बोलते हैं ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वैसे। तो मतलब प्रियम्बल जो है वो इंडिया की यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म मतलब के जो सारे रिलीजन्स है वो एक जैसे हैं, कोई भी अपना एक रिलीजन चूज कर सकता है, उसे फ्रीडम है, तो उसे सेक्युलरिज्म कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कौन, प्रियम्बल। ओके, तो ये तो था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। अब हम पढ़ने वाले हैं पिलर्स ऑफ प्रियम्बल, जिसमें 3 मेन टॉपिक्स है, डेमोक्रेसी, सोशलिस्टिक एंड सेक्युलरिज्म। पहले हम आते हैं डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी 2 वर्ड से बना है, डेमोस और क्राटोस। ये दोनों वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स है। डेमोस मतलब के पीपल, लोग, क्राटोस मतलब के पावर, और दोनों अगर हम दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, पीपल्स पावर या पावर ऑफ द पीपल। ओके, मतलब इन शॉर्ट डेमोक्रेसी में जो भी होता है सब कुछ सिटीजन्स के हाथ में होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है वो किसकी होती है, जो कंट्री है उसके सिटीजन्स की, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट किसके लिए काम करती है, उस कंट्री के सिटीजन्स के लिए, एंड बाय द पीपल। बाय द पीपल मतलब के वो गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन करता है, कि कौन सी गवर्नमेंट हमारे नेशन को चलाएगी, वो कौन सिलेक्ट करता है, वो भी उस कंट्री के सिटीजन्स यानी के पीपल डिसाइड करते हैं। ओके, अब क्या होता है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई पर्सन एलिजिबल है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। ओके, वो इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ती है,
और उसमें से जो क्या बोलते हैं, पूरी कंट्री के जो सिटीजन्स है, एडल्ट सिटीजन्स, वो वोटिंग करते हैं, और जिस भी पार्टी का सबसे ज्यादा वोट होता है वो ऑल ओवर नेशन रूल करती है। ओके, जैसे अभी हमारे इंडिया में बीजेपी रूल कर रही है। बीजेपी क्या बोलते हैं, बीजेपी के जो वोट्स है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो अभी तक टिकी हुई है। और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में हमारी गवर्नमेंट बदलती है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और फिर जो जीतता है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है। जो गवर्नमेंट जीतती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि वर्किंग गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे कंट्री के ऊपर रूल कर रही है वो। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज मतलब कि कोई भी 18 साल से ऊपर अगर कोई इंसान है, मतलब कि जो एडल्ट है, वो मतलब उसे कंपलसरी वोट करना ही होगा। और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, बर्थ प्लेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे। ओके, बस कंडीशन ये है कि वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, अपना वोट दे सकता है। ओके, तो ये तो था डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद आता है सोशलिस्टिक। इन 1976 42nd अमेंडमेंट वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मतलब मैंने पहले भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन में जब चेंज आता है उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। ओके, तो जब 42nd चेंज आया उसमें, तब क्या हुआ, सोशलिस्ट वर्ड उसमें ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है, जो इंडिया है उसमें सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली तीनों तरफ से सिटीजन्स में इक्वलिटी लाई जाएगी। ओके, हर तरफ से मतलब इक्वल रखा जाएगा सिटीजन्स को। इंडिया एबॉलिशेस एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अगर कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन है उसे इंडिया बैन करती है, उसे इंडिया अपोज करती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पावर जो है वो सिर्फ एक इंसान के हाथ में हो। अगर वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो धीरे धीरे हमारे कंट्री में से पॉवर्टी जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा। ओके, तो वो सब जो चीजें वो दूर हो जाएगी। कब, जब वो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है कि सारा का सारा पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं हो। ओके, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट। ये सेंटेंस जब पूछा जाता है तो आपको सोशलिस्टिक वाली पूरी नोट लिखनी होती है कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट। ओके, फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मैंने पहले भी बताया, अगर आप चाहो रिलीजन चेंज करना है, आप हिंदू हो आपको मुस्लिम बनना है, आप मुस्लिम हो आपको सिख बनना है, आप सिख हो आपको क्रिश्चियन बनना है, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, आपको फ्रीडम है, आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो। सेक्युलरिज्म भी कब आया था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट में एक और वर्ड ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या था वो, सेक्युलर। अब ऐसा कहा जाता है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहां पे कोई भी अपना रिलीजन बदला जा सकता है। बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया का खुद का एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। ओके, इंडिया का खुद का एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, उसमें बहुत सारे रिलीजन है और कोई भी चाहे तो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, उसे फ्रीडम है। ओके, फिर उसके बाद इक्वालिटी अमॉन्ग ऑल रिलीजन्स। अब जो गवर्नमेंट है, यहाँ कोई भी सपोज आप कहीं जॉब लेने जा रहे हो तो वहां का मैनेजर ये नहीं देखेगा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि क्रिश्चियन हो या कोई भी रिलीजन के हो, उससे मैनेजर को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैनेजर को क्या देखना है कि आपका वर्क कैसा है, आपकी एलिजिबिलिटी कैसी है। ओके, आपने स्टडी कितना किया है, आपको एक्सपीरियंस कितना है।
जो मैनेजर है या जो आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है वो ये चीज देखेगा, वो आपका रिलीजन नहीं देखेगा। सेक्युलरिज्म के हिसाब से कोई भी आपको रिलीजन के तौर पे, रिलीजन के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन मतलब के भेदभाव नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन द थॉट ऑफ सर्वधर्म संभव और सर्वधर्म समदृष्टि। सर्वधर्म संभव या सर्वधर्म समदृष्टि दोनों का एक ही मतलब निकलता है, मतलब कि सारे रिलीजन्स एक जैसे हैं, कोई भी रिलीजन छोटा या बड़ा नहीं है, सारे रिलीजन्स एक जैसे हैं। ओके, तो मतलब सेक्युलरिज्म के हिसाब से आप किसी को भी रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ओके गाइज, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ओके, और जैसे ही मैं इस चैप्टर का पार्ट 2 अपलोड करूंगा, जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे वीडियोस के और आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहे। ओके गाइज, थैंक यू एंड बाय।